नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का फिर से श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंस 2023 को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो आज उस रेस का टेस्ट नंबर 141 था। देखते हैं उसमें मैथ का एनालिसिस क्या है। x की पावर 6 माइनस 36 एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है। तो x प्लस 1/x का हमसे मान पूछा हुआ है, क्या होगा। हमको ये वैल्यू दी हुई है x की पावर 6 माइनस 36 एक्स की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0। ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, मैं इक्वेशन के दोनों साइड माइनस अपॉन एक्स क्यूब से भाग दे देता हूँ। इक्वेशन के दोनों साइड, यहाँ पर भी एक्स क्यूब से भाग, यहाँ पर भी। तो ये कितना बचेगा एक्स की पावर 3, यहाँ कितना बचेगा 36 और यहाँ कितना बचेगा 1/x क्यूब बराबर में कितना है 0। अब ये 36 उस साइड ले जाऊंगा तो कितना होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना है 36। दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या चीज पढ़ी होगी, जब a माइनस 1/a बराबर k होता है तब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या होता है k क्यूब प्लस 3k। आपने ये पढ़ा होगा, कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा है हमने अलजेब्रा में। तो कहीं ना कहीं ये k क्यूब प्लस 3k की वैल्यू रही होगी, किस किस की 3k प्लस k क्यूब की वैल्यू रही होगी या नहीं रही होगी। कहोगे सर बिल्कुल रही होगी। कितनी है ये 36 के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 3, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। और आपने अब हमारी कहाँ तक आ गए इस क्वेश्चन में, x माइनस 1/x बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। लेकिन हमको पूछा क्या है x प्लस 1/x, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो जब भी x माइनस 1/x की वैल्यू p दी हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में p²/4। ये आपने पढ़ा होगा ना। ठीक इसी तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 बराबर में अंडर रूट में 13। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलो भारत माता की जय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The dimension of a room are 12.5 meters by 9 by 7 meters. There are 2 doors and 4 windows in the room. Each door measured 2.5 meter by 2 by 1.2 meter and each window 1.5 meter by 1 meter. Find the cost of painting the whole room at rupees 3.5 per square meter. क्या है दोस्तों, एक कमरा बना हुआ है। ये है। अब इसके क्या डायमेंशन है 12.5 और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये लंबाई 12.5 हो गई, चौड़ाई ये 9 मीटर हो गई और ये हाइट हो गई 7 मीटर। हो गया नहीं हो गया। हाँ, तो हमसे इसकी दीवार की पेंटिंग का पूछा हुआ है कि पेंटिंग करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम दीवार में पेंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ये चारों दीवारों की पेंटिंग होती है, साथ में ऊपर वाले एरिया की पेंटिंग होती है। ऊपर वाले की होती है नहीं होती है, कहोगे सर बिल्कुल होती है। क्या जो दरवाजे लगे हुए होते हैं उनकी पेंटिंग की जाती है, आप कहोगे सर नहीं की जाती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका एरिया निकालेंगे। एक तो ऊपर वाले का एरिया निकाल लेंगे, ये चारों दीवारों का एरिया निकाल लेंगे, चारों दीवारों का, ठीक है। और उनमें से जो दरवाजे या खिड़कियां जो एरिया घेरे होंगी उनको घटा देंगे। तो हमारा जितने एरिया पे हमको पेंटिंग करना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। उसमें गुणा 3.5 कर देंगे। 3.5 क्योंकि 3.5 से गुणा करना है तभी हमारा क्या निकलेगा, होल रूम की पेंटिंग निकलेगी, रुपए निकलेंगे। तो वो हम कर देंगे। देखो हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम निकालते हैं ऊपर वाली छत का एरिया। ऊपर वाली छत का एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 12.5 गुणा 9,
12.5 गुणा 9। ये यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा यहाँ से निकल के आ गया ऊपर वाली छत का एरिया। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, चारों दीवारों का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला चारों दीवारों का कर्व सरफेस एरिया का। 2l प्लस बी 12.5 प्लस 9 यानी 21.5 गुणा हाइट कितनी है 7। ये करने पर हमारा निकल के आ जाएगा, कहोगे सर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अब इसमें से घटाना क्या होगा, अब इसमें से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जितने कितने हैं 2 दरवाजे और 4 विंडो का एरिया। 2 दरवाजों का एरिया कितना रहेगा 2.5 इंटू 1.2, 25 गुणा 12 3, 3 गुणा 2 6, 6 ये पूरा एक साइड ले लो। ठीक है, 6 इसमें से घटाना है 6 प्लस और क्या घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, ये कितने लेंगे 1.5 इंटू 1, 1.5 हो गया, 1.5 गुणा 4 बराबर 6, 6 प्लस 6 इतना एरिया हमको घटाना है। तो हमारी कोई वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी। अब उस वैल्यू में हम किसका गुणा कर देंगे 4 का, उस वैल्यू में हम 3.5 का गुणा कर देंगे तो हमारा पैसा निकल के आ जाएगा, कितना हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लगेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा था, अब केवल कैलकुलेशन था और थोड़ी पेज में थोड़ी कमी थी इसलिए कैलकुलेशन हमने की नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ज़्यादा साइज में नहीं बना दी पीपीटी है ना, देखो हर क्वेश्चन में है। चलो कोई नहीं, क्या है, एरिया ऑफ साइक्लिक स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, साइक्लिक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, साइक्लिक स्क्वायर है यानी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर हो गया, तो कैसा स्क्वायर हो गया, साइक्लिक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। तो स्क्वायर की हाइट कितनी होगी, अंडर रूट, इसने स्क्वायर की वो भुजा कितनी होगी, कितनी स्क्वायर की साइड कितनी होगी, अंडर रूट 256 बराबर 16, यानी इस स्क्वायर की साइड कितनी है 16 16 16 16। ठीक है, इस स्क्वायर का डायमीटर क्या होगा, इस स्क्वायर का क्या होगा, ये विकर्ण कितना होगा, ये होगा 16√2, कितना होगा ये पूरा 16√2 होगा, 16√2 होगा। क्या ये स्क्वायर का विकर्ण है, जो क्या ये जो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का जो डायगोनल है वो इसका डायमीटर है या नहीं है सर्कल का, कहोगे सर बिल्कुल है। ये जो स्क्वायर का, ये जो वर्ग का विकर्ण है, ये सर्कल का, ये वृत्त का क्या है, ये व्यास है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में भी बोलना चाहिए, व्यास है। तो पूरा कितना होगा 16√2 होगा। अब ये जब व्यास 16√2 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 8√2 और 8√2 होगी या नहीं होगी, कहोगे सर बिल्कुल होगी, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, अब स्क्वायर का एरिया पूछा हुआ है, स्क्वायर वो उसका सर्कल का एरिया पूछा हुआ है। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की पाई लिख दो, आर स्क्वायर यानी 8√2 का होल स्क्वायर, 8 8 64 गुणा 2 बराबर 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी इजी सवाल है। ऐसा ही पैटर्न जो आप देख रहे हो, ऐसा ही पैटर्न लगभग मिलते जुलते सवाल ही आपको CGL 2022 में मिले होंगे मेंस में, क्योंकि पूरा जो मॉक टेस्ट है ना लगभग 90% 80% के समथिंग प्रीवियस ईयर पर बेस्ड रहता है। जो एग्ज़ाम पूछेगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के, वो हम लोग खुद बना के डालते हैं। ठीक है, तो 1891 रुपये ने एक पिता है, पिता विवश पिता 1891 रुपये को अपने 3 बच्चों में इस प्रकार बांटा कि 31 रुपये, एक को 31, दूसरे से 23, तीसरे से 37 रुपये कम करेगा तो ABC के हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है 7:15:8 हो जाता है। तो B और C के हिस्से का योग हमसे पूछा हुआ है। क्या कह रहा, देखो A के हिस्से से 31 कम होगा, B के हिस्से से 23 कम होगा और C के हिस्से से 37 कम होगा। जब इनके हिस्से से कम होगा तो ओवरऑल राशि में से भी तो कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना कम हो रहा है राशि में से, माइनस के 31
प्लस माइनस के 23 माइनस के 37, इतना कम हो रहा है नहीं हो रहा? यानी अब राशि कितनी बचेगी? राशि बचेगी हमारी 1800 रुपये। बचेगी या नहीं बचेगी? कहोगे सर 1800 रुपये बचेगी। अब ये 1800 रुपये राशि है, इस राशि का रेशियो कितना है? 7:15:8। 7:15:8 में है या नहीं है ये 1800? कहोगे सर बिल्कुल है। 7:15:8 में 1800। 15 8 23 7 30, 30 की वैल्यू है 1800, तो एक की वैल्यू आएगी तुम्हारी 60, एक की वैल्यू 60। तो यहाँ पे बी और सी का पूछा हुआ है। बी 60 गुणा 15, 60 गुणा 15 कितना आ गया? 900। कोई दिक्कत ना हो बस। 60 गुणा 8 कितना आ गया? 480। ठीक है, कितना आ गया? 1380। 1380 आ गया। क्या ये हमारा आंसर होना चाहिए? कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब कहोगे सर आप तो कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा ये हमारा आंसर? ये हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो 1380 इन दोनों का सम है ना, ये घटने के बाद है। ओरिजिनल सम इनका कितना था? इसके हिस्से में 23 जोड़ दो बी के हिस्से में, और सी के हिस्से में 37 जोड़ दो, यानी टोटल 60 जोड़ दो 1380 में। तो ये था इनका ओरिजिनल सम। कितना है? 1460। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी अपनी आय का कितना कितना खर्च करते हैं? वो 80% खर्च कर रहा है, ये 85% खर्च कर रहा है, और ये 75% खर्च कर रहा है खर्च। इनकी सेविंग का रेशियो क्या है? 8:9:20 है। Differences between their income of A and C is 18,000, then the income of B is। देखना दोस्तों, अगला पेज पे आए। हाँ, चलो यही समझा देते हैं कि अब आप बताइए ए की इनकम कितनी है? ये अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। ये अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये अपनी इनकम का 20% बचा रहा है? कह सकता हूं क्या या नहीं कह सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, ये अपनी इनकम का 20% बचा रहा है। अब ये अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है, बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं बी अपनी इनकम का 15% बचा रहा है। कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं सी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है। कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, सी ऐसा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, और इनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है 8:9:20। क्या दिया हुआ है? 8:9:20। इनकी जो सेविंग है इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी संख्या के 20% की वैल्यू 8 है, तो वो संख्या कितनी होगी? 8×5 = 40, यानी इसकी एक ही इनकम 40 हुई। तो किसी भी संख्या के 15% की वैल्यू 9 है, किसी भी संख्या के 15% की वैल्यू कितनी है? 9। तो वो उसकी पूरी संख्या कितनी होगी? 3/20, 3 तिरका 9, यानी पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के 25% की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो पूरी संख्या कितनी होगी? 25 चौको 100, यानी 20 चौको 80। बिंदी बिंदी कटे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। यानी ए बी और सी तीनों की इनकम का रेशियो कितना होगा? 2:3:4। 2:3:4 एबीसी का इनकम का रेशियो है, और यही किसके बराबर दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इन 18,000। यानी इन दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है? 18,000। यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 18,000 है, और 3 की वैल्यू पूछा हुआ है, बी की इनकम पूछा हुआ है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27,000 हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? ग्री डस
2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। गिरी है, गिरी क्या कर रहा है, जो उसको काम दिया हुआ है उसका 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, गिरी 10 दिन में कर रहा है। और अंकित अब जो शेष काम बचा हुआ है, अब जो शेष काम बचा हुआ है उस शेष काम का 5/9 काम आपको दिख रहा है या विजिबल है या नहीं है, थोड़ा विजिबिलिटी कम हुई। अब दिखेगा, हाँ अब दिखेगा। गिरी क्या कर रहा है, गिरी को जो काम दिया हुआ है, गिरी उसका 2/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब कुछ काम बचा होगा, अब जो बचा हुआ काम है उसका 5/9 काम अंकित कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब भी कुछ काम बचा होगा, अब उस काम को गौरव फिनिश कर रहा है x दिनों में। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 सही 20/43 दिन में पूरा करते हैं, तो x की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझना, ठीक है दोस्तों। हाँ, गिरी गिरी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा कर लेगा गिरी, गिरी पूरा काम कितने दिन में पूरा कर लेगा, आप कहोगे सर 25 दिन में पूरा कर लेगा। कैसे किया, 10/2/5 कर लिया, ये आएगा 25 के बराबर, ठीक है। 25 दिन में ये पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। हम पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, सॉल्व करने समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझा लूं कि हम पहले एक काम निश्चित कर लें कि कितना काम था। चलो वो काम भी हम निश्चित कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे काम का 2/5 भाग हो रहा है और जो काम का बचेगा अब उसका 5/9 काम भी पूरा हो रहा है। 9 और 5 का एलसीएम लेके मैं एक काम डिसाइड कर ले रहा हूं। मैंने मान लिया कि हमारा काम कितना था, टोटल 45 काम था हमारा। कितना काम था हमारा, टोटल 45 काम था। 45 का 2/5 काम हो गया, यानी हमारा 18 काम हो गया। 18 काम कौन कर गया, गिरी कर गया। कौन कर गया, गिरी कर गया। कितना काम कर गया गिरी, 18 काम कर गया। गिरी हमारा 18 काम कर गया। अब गिरी 18 काम करके चला गया, ये हो गया गिरी छू, 18 काम किया इसने, हो गया छू। अब कौन करेगा काम, अब करेगा हमारा काम करेगा अंकित। अंकित करेगा, शाबाश बेटा अंकित। अंकित आया और अंकित ने किएगा काम। अंकित कर रहा है 5/9 काम। 18 काम हो गया तो कितना काम बचा, हमारा काम बचा 27। अब इस 27 का 5/9 काम कर रहा है अंकित। 27 का 5/9 काम कर रहा है अंकित। 27 गुणा 5/9, 27 गुणा 5/9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 तिया 27, 3 5 15। 15 काम कर रहा है अंकित कितने दिन में, 15 दिन में। अंकित 15 काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अगर अंकित से मैं पूरा काम कराऊं, अंकित से अगर मैं पूरा 45 काम कराऊं तो अंकित कितने दिन में पूरा 45 काम करेगा, 45 दिन में। 45 दिन में करेगा या नहीं करेगा, बताओ करेगा या नहीं करेगा। कहोगे सर बिल्कुल करेगा। अब हमको 2 काम पता चल गए, अंकित के पता चल गए, और ये थोड़ा आपको ब्रीफ में इसलिए बता दिया था कि आपको थोड़ा माइंड सेट हो जाए क्वेश्चन के प्रति। गौरव, ये कौन था, गिरी। गिरी कितने टाइम में काम कर रहा था, गिरी हमारा काम कर रहा था 25 दिन में पूरा काम। अगर गिरी अकेला करता तो पूरा काम कितने दिन में करते था, 25 दिन में। अब कौन आया था, ये अंकित। अंकित को अगर पूरा काम कराया जाता तो अंकित कितने टाइम में पूरा काम कर देता, 45 दिन में। ये हमने निकाला है। निकाला है या नहीं निकाला है, कहोगे सर बिल्कुल निकाला है। अब आप बताओ ये कौन है, तीसरा और तीनों मिलके दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो तीनों लिख दे रहा मैं। तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन, 43 गुणा 10, 430 गुणा 20, 450 डिवाइड में 43 दिन में ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। करते या नहीं करते। अब इनका लो एलसीएम। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 450। एलसीएम 450 आया। यहां से आएगी इनकी क्षमताएं, एफिशिएंसी। इनकी आएगी एफिशिएंसी 25 गुणा 18, 45 गुणा 10, एक बार में आएगा, और यहाँ बटे 43 इनकी एफिशिएंसी आई। ये 43 कैसे आया, 450 बटे में 450 डिवाइड बाय 43, 450 से 450 कट गए, 43 ऊपर छलांग मार के कितने हो गए, 43। भाई साहब गिरी कह रहे हैं हम 18 हैं, अंकित कह रहे हैं हम 10 हैं, और ये तीनों मिलके कह रहे हैं हम 43 हैं। अगर मैं
इन दोनों का हटा देता हूं, अगर मैं इन दोनों का हटा देता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों का हटा देता हूं, हटा दिया मैंने इन दोनों का, 18 और 10 28, 28 हटा दिया 43 में से, तो बचेगा 15। क्या ये 15 गौरव की एफिशिएंसी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी? कहोगे सर बिल्कुल होगी, 15 गौरव की एफिशिएंसी, 15 होगी गौरव की एफिशिएंसी। 15 हो गई हमारी, यहां से क्या आ गया, 15 आ गई हमारी गौरव की एफिशिएंसी। कितनी आ गई हमारी? 15। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई 15 गौरव की। अब हमसे x की वैल्यू पूछा है हुआ है, गौरव ने कितने दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, गौरव ने कितने दिन काम किया। देखो टोटल काम के हिसाब से चले तो हमने अभी यहाँ पे टोटल काम कितना निकाला था, हमने यहाँ पे टोटल काम अभी निकाला था 450। 450 का 2/5 काम कौन कर गया था? 450 का 2/5 काम कौन कर गया था? गिरी कर गया था। तो कितना काम बचा था? 3/5 काम बचा था। बचा था या नहीं बचा था? ठीक है, बिल्कुल कहोगे सर बिल्कुल बचा था। अब बताओ, अब जो बचा हुआ काम था उसका 5/9 कौन कर गया था? अंकित कर गया था। तो कितना काम बचा था? 4/9 काम बचा था। बचा था या नहीं बचा था 4/9 काम? कहोगे सर बिल्कुल बचा था 4/9 काम। ठीक है, अब इस 4/9 को कौन करना है, किसको करना था इस 4/9 काम को? इस 4/9 काम को करना था हमारे गौरव को। कितने की एफिशिएंसी से? 15 की एफिशिएंसी से। ये पूरा वर्क है, वर्क के बगल में बटे में अगर हम एफिशिएंसी करते हैं तो हमारा टाइम आता है, कितना आएगा? बटे में 15। यहां से हमारा टाइम आ जाएगा x का या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 9 पन्ना 45, 45 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हमारा आंसर, 8 दिन। ये मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे इसमें टाइम लगा। अगर मैं आपको इसमें जल्दी जल्दी करने के लिए कहता है या आप की इस पर प्रैक्टिस होती तो इजीली कर सकते थे हम, विदिन 1 मिनट के अंदर इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, आप खुद समझ रहे होगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, टाइम एंड वर्क का है। एक कैन कंप्लीट अ वर्क कितने दिन में कर रहा है? ये पूरा काम 32 दिनों में। ठीक है, बी कैन कंप्लीट अ वर्क कितने दिन में कर रहा है? बी 36 दिनों में कर रहा है। और सी कैन कंप्लीट अ वर्क कितने दिनों में कर रहा है? सी 46 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। इन सब का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम की यहाँ पे आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में केवल और केवल कैलकुलेशन का काम है, केवल और केवल कैलकुलेशन का काम है। मेन टास्क है इनका एलसीएम लेना, कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क लग रहा है कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम आप बेसिक मेथड से लेना, ज़्यादा आप ट्रिक वगैरह नहीं करना। इसकी 2 की पावर 5 है और यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा? 23 गुणा 2। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 की पावर 5 जो हाईएस्ट है सब में, 3 की पावर 2 गुणा 23, इतना एलसीएम आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो ये पूरा है, ये पूरा हमारा एलसीएम आ गया। जब हम 32 से भाग देंगे तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा और यहाँ पे 23 गुणा 9 बराबर कितना बचेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 207। जब हम 36 से भाग देंगे तो देखना ये 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये पूरा कट जाए, 2 की पावर 3 बचेगा 23 के साथ में, यानी 23 गुणा 8। 23 गुणा 8 कितना होता है? 184। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 184। आप अगर मुझे समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने दिमाग में ये क्या किया, मैंने ये किया कि 2 की पावर 5 था हमारा, गुणा कितना था? 3 की पावर 2 था, गुणा कितना था? 23 था। इसमें हमको भाग देना था किससे? 36 से। 36 को अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 चला गया, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 5 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 3 गुणा 8, 2 की पावर 23, 2 की पावर 3 बराबर होता है 8, और 23 गुणा 8 वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे 184, ये मैंने किया था। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे हम तो 23 से 23 कटा चला जाएगा और 2 यहाँ से 2 की पावर 4 बचेगा गुणा 3 की पावर 2, यानी 9 गुणा 16 बराबर होता है 144। ये बचेगा, ये हमारी तीनों एफिशिएंसी निकल के आ गई
दोस्तों या नहीं आ गई, कहोगे सर बिल्कुल ये पूरी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, अब तो केवल क्वेश्चन में 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और इसके 1 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितना था हमारा एलसीएम, अभी ये थोड़ा पोर्शन हटा दो। पीपीटी ये बड़े बड़े शब्दों में आ गई आज, तो दिक्कत हो रहा है। कितना बचेगा, कहाँ था, हाँ, तो ये हमारा टोटल वर्क। टोटल अब 8 दिन तो ये तीनों मिलके करेंगे या नहीं करेंगे 8 दिनों तक, ये सभी मिलकर, हाँ 207, 184 और 144, 207, 184 और 144 कितने दिन तक ये मिलकर काम करेंगे, 8 दिन तक मिलकर काम करेंगे। इसको हम करते हैं 23 गुणा 9, 207 गुणा 32, 207 गुणा 32, 30 7 21, 2 7 14 यानी 224, 22, एक दो यहाँ एक दो यहाँ, 32 दूनी 64 और 2 6624। टोटल काम कितना है 6624, टोटल काम कितना है 6624। 7 4 11 4 15 इनकी 5 हासिल की 1 8 कम 9 4 3 इनकी 3 हासिल की 1 2 1 3 4 5, 535, 535 गुणा 8 काम होगा, 8 5 40, 35 8 280, यानी कितना काम हो जाएगा हमारा 4280 काम कर लेंगे ये लोग 8 दिन में। 8 दिन में कितना काम कर लेंगे 4280 ये लोग 8 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, अब एक दिन काम कौन करेगा, फिर करेगा बी काम करेगा। एक दिन के लिए बी किस एफिशिएंसी से काम करेगा, 184 की एफिशिएंसी से बी काम करेगा। 4 6 4 6 1 4 4 यानी 4464 काम हो गया। कितने काम में से हमारे 66 तो 24 काम में से 4464 काम हो गया। इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे और फिर जो भी बचेगा उसमें किससे भाग देना है हमको, 144 से भाग देना है, तो हमारा सी का काम आ जाएगा। आएगा दोस्तों या नहीं आएगा। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कैसे आएगा ये आंसर। ये आंसर देखना आपको इतना पूरी कैलकुलेशन कहीं हमने दिक्कत तो नहीं की, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत तो नहीं की, शायद नहीं की, वरना थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो आंसर बिगड़ जाएंगे। 4280 है, फिर इसके बाद 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है और इसके 1 दिन बाद और, अरे दिक्कत की है ना, जब ये काम छोड़ा होगा तो 8 दिन के बाद बी और सी ने मिलकर काम किया होगा ना, 8 दिन के बाद बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। तो लेकिन हम यहाँ पे केवल बी का काम ऐड कर रहे थे, सी का काम भी तो ऐड करना पड़ेगा। 144 184 और 144 कितने हो गए 328, यानी 4280 प्लस 328 काम हमारा हो चुका है। 8 8 तो 10 की 0 हासिल की 1 5 और 1 6 4608, 4608 हमारा टोटल काम हो चुका है। कितने में से 6624 में से हमारा कितना काम हो चुका है 4608। अब 4608 हमारा काम हो चुका है। देखना दोस्तों, हम अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो एंड में कितना आएगा, एंड में 6 आएगा। एंड में कितना आएगा दोस्तों, एंड में आएगा 6 आएगा। और जब हमको पता है एंड में किससे भाग देना है, हमको 144 से भाग देना है, तो 4 में ऐसा किसका भाग दें कि 4 में ऐसा क्या गुणा करते हैं तो 6 आता है। 4 गुणा 4 16 आता है एंड में, तब 6 आता है, यानी जो भी आंसर आएगा उसका एंड में 4 आएगा। एंड में 4 केवल एक ऑप्शन में है, वो है हमारा 14। ये आपको समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी थी तो ये टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, वरना इजी सवाल था, केवल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। हाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। 55% बराबर 11/20। 11 अगर पुरुष हैं तो 9 क्या है महिलाएं। 11 अगर पुरुष हैं तो 9 क्या है महिलाएं। कैलकुलेशन सरल करने के लिए 110 और 90 लिख लेता हूँ। ठीक है, यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, 40% यानी 44 पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और तो 66 पुरुष कैसे होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल सही है। 40% महिलाएं साक्षर हैं, 9 चौको 36 महिलाएं साक्षर हैं। तो कितनी महिलाएं
साक्षर नहीं होंगी, 54 महिलाएं साक्षर नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है। निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, ये हैं, और साक्षर पुरुष कितने हैं, ये हैं। कितने परसेंट अधिक है, 12 अधिक है। कितने के ऊपर, 54 के ऊपर इंटू 100, इतने परसेंट अधिक है। 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 200/9 बराबर 22, सही 2/9 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कोई दो समबाहु त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, देखना ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ए भी पैरेलल है सी डी के, ये लिखा हुआ है पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो इसके सामने का ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये दो एंगल समान होगा। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या है, सभी चीजें दोनों ट्राइंगल की सेम रेशियो में चलती हैं। जैसे अगर ए बी की लेंथ कितनी है, 12 है, और सी डी की लेंथ कितनी है, 36 है, यानी इस ट्राइंगल का अगर मैं रेशियो निकालूं, इन दो ट्राइंगल का अगर मैं रेशियो निकालूं, ये 12 है ये 36 है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 12 तिया 36, यही रिलेशन चलेगा। कहोगे सर बिल्कुल चलेगा। इस ट्राइंगल का जो ए बी एम का क्या है, जो पेरीमीटर है वो 32 दिया हुआ है। साथ में देखो ये दोनों एंगल समान भी दिए हुए हैं, ये एक्स समद्विबाहु दिया हुआ है ना, इसलिए। और ये 12 दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है पूरे का 32 है, तो 32 माइनस 12 कितना हुआ, 20। अब ये 20 इन दो भुजाओं का सम होगा, और बराबर बराबर भुजाएं 20/2 बराबर 10, यानी ये भुजा भी 10 की होगी और ये भुजा भी 10 की होगी। अब हमको पता है इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का 1:3 की रिश्तेदारी चल रही है, और ये 1 बराबर 10 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा, 10 दिया 30। और यही पूछा हुआ है डीएम, ये भी 30 डीएम की लेंथ पूछा हुआ है, ये हम बता देंगे। जब इस रेडियो को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ मतलब 100 से 130। 130 हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, यानी अंकित मूल्य हम 30% एक्स्ट्रा हमने अंकित किया है। जब अंकित मूल्य पर इतने की छूट दी जाती है, कितने की छूट है, 13×7 91 और 9 100, 100/13 गुणा 1/100 परसेंटेज बराबर, यानी कितने की छूट है, 1/13, यानी 13 पर 1 की छूट, 13 पर 1 की छूट, 13 पर 1 की छूट, यानी 130 पर 10 की छूट, यानी 120। कितने में बेचेंगे हम, 120 पर बेचेंगे। अगर 130 पर हम 7 सही 9/13 की छूट देते हैं तो कितने पर बेचना होगा, हमको 120 रुपए में बेचना होगा। हमको यही पूछा है कि 100 रुपए में आप खरीद के लाए और 120 रुपए में आपने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको 20% का प्रॉफिट देखने को मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ, चौंतीस मीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी, 9 मीटर गहराई वाला वह कौन सा हिस्सा है जिसे 6 मीटर व्यास, 63 मीटर लंबाई के एक बेलनाकार कुएं की खुदाई के दौरान इकट्ठा किए गए पत्थरों से मिट्टी से भरा जाता है। देखो ओवरऑल एरिया कितना है, ओवरऑल एरिया लिखते हैं नीचे, कितना है, 34 × 11 × 9। ठीक है, इसका वॉल्यूम, ये ओवरऑल एरिया है, ये है खुदाई, ये खाई है, इसका एरिया दिया हुआ है हमको ये। अब साथ में हम इस खाई में क्या कर रहे हैं, साथ खाई में एक सिलेंडर डाल रहे हैं, तो बस ये पूछ रहा है ये सिलेंडर इस खाई का कितना पार्ट घेरेगा, क्वेश्चन बस और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो टोटल ये है, बिल्कुल है। अब इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr² × h, पाई बराबर 22/7, r², r मतलब अगर व्यास तुम्हारा 6 मीटर है तो r कितना है, r 3 होगा, यानी 3 × 3 × h कितना है, h है हमारा 63। यही हमसे पूछा हुआ है। 7 × 7, 7 नाम 63, 9 से 9 कट गए, 11 × 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 17 बार में, यानी 9/17 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कोई करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे या फिर बेसिक मेथड से अगर मैं ले चलता हूँ, तो आपको पहले बेसिक बताता हूँ। देखना, जब
ये है वार्षिक, तो जब हम इसको त्रैमासिक में बदलेंगे, त्रैमासिक में जब हम इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 3 यानी 24/4, 4 पोर्शन बराबर 6% की 4 रेट लगेंगी या नहीं लगेंगी? कहोगे सर बिल्कुल 6% की 4 रेट इस पर लगेंगी, 6% की 4 रेट। ठीक है भाई साहब, 6% बराबर क्या होता है, 50 से 53, 50 से 53 ये होगा n वर्षों में। ये किसके बराबर होगा, 32,500 से 36,517 की पावर। हाँ, अब इसको क्या ऐसी पावर दें कि ये इसके आसपास आए। पहले अब हम इसको काटेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और फिर 50 और 53 निकल के आएगा, और n की वैल्यू यहाँ से कुछ आ जाएगी, 2 पेयर में आ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसकी अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी अपेक्षा क्या कर सकते हैं, तो हमने अगर माना कि 6% की साइकिल चलनी है, ठीक है, 6% की साइकिल चलनी है, कितनी साइकिल चलनी है हमको पता नहीं है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 32,500, 32,500। पहले हम 6% की एक साइकिल चला के देखते हैं, तो 32,500 की एक साइकिल चलाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि 2 साइकिल ही चलेंगे, इसके अलावा साइकिल चल नहीं सकती। 3 साइकिल चलेंगी तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे 32,500 की हम एक साइकिल चलाते हैं, गुणा 6/100, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 3 18 और 25 छिक्का 150, यानी 1950। कहीं ना कहीं चीज़ें 32,500 में 2,000 1950 है, 2,000 भी जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं 34,500 तक हम पहुंच पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना दोस्तों। 34,000 तक पहुंच पा रहे हैं, 33,000 कुछ है, 450 यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, 34,000 450 हैं, वहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब हम एक साइकिल और चलाते हैं, हमको पता है 6% की 2 साइकिल चलेंगी तो 12.36 यानी 12.36 के समथिंग होगा। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं, अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो 32,000 का 10% निकालते हैं तो 3200 होगा या नहीं होगा, यानी हम 10% ही जोड़ देते हैं तो 3500 प्लस पहुंच जाते हैं, 35,000 प्लस पहुंच जाते हैं। और हमको कितना पहुंचना है, हमको पहुंचना है 36,000 तक, यानी हम समझ गए, हमको साइकिल अगर 6% की चलाते तो 12% तक हम पहुंचते। ठीक है, तो हमको कहाँ तक पहुंचना है, 36,000 तक पहुंचना है। तो लगभग कहीं ना कहीं ये 2% की जो मार्जिन आ रहा है वो इन्हीं की वजह से आ रहा है, 35,000 और 36,000 कितनी है, 517 की वजह से, यानी हमारी 2 साइकिल ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और पास। एक साइकिल में 3 महीने, फिर अगली साइकिल में 3 महीने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ, एक 3 अंकों की संख्या है B9A, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो A माइनस B हमसे पूछा हुआ है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, वैसे तो 3 अंक के सबको याद होंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है। 12 का होल स्क्वायर 144, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का होल स्क्वायर 196, ये सेटिस्फाइड है। देखो बीच में 9 है, आसपास और संख्या दी हुई है, बाद की संख्या 6 है, आगे की संख्या 1, 6 - 1 बराबर 5 हमारा आंसर। पूरे क्वेश्चन डुएबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग या आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 53 की पावर 82 प्लस 53 अपॉन में 54, ये दिया हुआ है हमसे। कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है ये, तो हाँ 38 मिनट, हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 53 से ये 54 से ये कितना कम है, -1 की पावर 82 प्लस 54 में हम 53 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर 82 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 - 1 बराबर 0 हमारा आंसर। कांस्टेबल चयन परीक्षा प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत 60% था। इसको पहले स्मॉल कर लें, ये क्यों आ जा रहा, कांस्टेबल चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना था, 60% था। 60% मतलब 3 अगर विद्यार्थी चयन किया है 3 विद्यार्थियों का,
तो गैर चयनित कितने हैं? 2 गैर चयनित बराबर टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे? 5 रहे होंगे। 5 व्यक्तियों ऐसे हैं जो जिन्होंने आवेदन किया होगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन अपना दिया होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा, 70 अधिक लोगों ने एप्लीकेशन दिया अपना, क्वेश्चन के अनुसार प्लस के 70 अधिक लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया और 50 कम व्यक्ति चुने गए, -50 कम व्यक्ति चुने गए। तो जो अचयनित लोग हैं या गैर चयनित लोग हैं, यानी जो फेल्ड लोग हैं, वो कितने हो गए? वो हमारे 60% हो गए। कितने हो गए? 60% हो गए। अगर गैर चयनित 60% है तो चयनित कितने बचेंगे? अब केवल 40% बचेंगे। 1 मिनट रुकना। हाँ, तो कितने 2:3 यानी आवेदन कितने हैं? 5 का, ये समझो। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक बीच में गैर चयनितों को आप कोई मतलब नहीं है, चयनित और आवेदन यहाँ लिख लेते हैं। चयनित बिल्कुल हिंदी में समझा रहे हैं, और आवेदन, पास्ट और एप्लीकेंट। ठीक है, हाँ, पास्ट कितने हैं? यहाँ पे 3 रेशियो और एप्लीकेंट कितने थे? 5। अब कितने हो गए? 2:5। क्यों हो गए? जब यहाँ से 50 कम सिलेक्ट हुए, यहाँ से कितने कम सिलेक्ट हुए? 70 कम सिलेक्ट हुए। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो, अगर सेम साइन होता तो माइनस होता, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस होता है ऐसे सिचुएशन में। 70 दूनी 140, 50 पंचे 250, 250 और 140 बराबर कितने हो गए? 390। ये किसके बराबर होंगे? 5 या 15 में से 5 दूनी 10 घटाएंगे, 15 - 10 बराबर 5 के बराबर होंगे 390। एप्लीकेंट की संख्या कितनी थी? 5 ही हमारे टोटल एप्लीकेंट थे, यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 390। यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, ये आपको इतना जानना है। अब जब भी ऐसा है, रेशियो का सिंपल मेथड है ये। क्या किया मैंने? 3:5, 3:5, यहाँ पे 2:5 था, ऐसा ही करना था आपको। यहाँ पे आपने -50 किया, यहाँ पे +70 किया, 70 दोनों 140, 50 पंचे 250, 250 प्लस 140 390, 390 के 15 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 15 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। हमारा 5 की वैल्यू 390, ये हमारा आंसर है। ऐसे किया जाता है क्या क्वेश्चन में, एग्जाम में, हॉल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 30 और 45 डिग्री के बारे में हमसे पूछा हुआ है। समतल के 2 बिंदु हैं, एक कोई वृक्ष है, ये वृक्ष है 339 मीटर लंबा। ठीक है, अब इसके 2 हैं, एक तो 30 डिग्री पर है और एक 45 डिग्री पर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो हमको डायग्राम की याद रहती है। ये डायग्राम की क्या क्या चीजें, 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में। जब आपने पढ़ोगे तो एक तो 30-60 का बनता है, एक 30-60 का बनता है, एक 45-60 का बनता है, और 30 और 45 का बनता है। तो आइडेंटिटी क्या रहती है? अगर ये 1 रहता है और ये 1 हो जाता है तो ये पूरा कितना रहता है? √3, और ये कितना रहता है? √3 - 1 रहता है, नहीं रहता है। यानी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 339, और √3 - 1 की वैल्यू पूछा हुआ है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 339, और √3 - 1 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है कितनी आएगी। अब आप एक बात बताना, उसने √3 की वैल्यू भी दी गई है कि आपको ये अज्यूम करना है। कितनी अज्यूम करना है? 1.732। आपको ये √3 की वैल्यू अज्यूम करना है। अब 1.732 में से मैं 1 घटा दूंगा, तो यानी हमको किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है? 0.732 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है ओवरऑल। अब आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी है? 339, और 0.732 की वैल्यू पूछने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन दूर है तो आप 0.7 की वैल्यू भी निकाल लो तो हमारा आंसर चल जाएगा। देखना, इसका अगर मैं 1% निकालता हूं तो 33.9 होता है, और
7 का गुणा कर दूं 33.9 में तो 0.7 9 7 63 30 7 21 लगभग ये 232 के आसपास आ रहा है। 30 7 21 9 7 63 यानी 237 के आसपास आ रहा है। लेकिन हमको 0.32 भी तो चाहिए, 0.7 आएगा इतना, तो 32 का मान भी चाहिए, यानी 237 से थोड़ा सा बड़ा, 237 से थोड़ा सा बड़ा आंसर है, यानी 248.14, यही हमारा आंसर है और कोई ऑप्शन नहीं था। पूरा गुणा थोड़ी करना हमको। हाँ देखो 2800 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 35 वस्तुएं बेची तो कितने परसेंट की हानि हुई? 20% की हानि हुई, यानी 80। अगर मैं यहाँ गुणा 100 कर दूंगा तो हमको ओरिजिनल मिल जाएगा, कितना हमारा टोटल सीपी था। ठीक है, 5850 में उसको मैंने मान लिया x वस्तुएं बेचना चाहिए, तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा? 117 का लाभ हो जाएगा। और 100 हमारा दिया हुआ है, 100 से 100 कट जाएंगे दोनों साइड से, 35 से काटेंगे, 35 अट्ठे 0, हाँ 80 से 80 कट जाएंगे, 17 से काटेंगे, 17 5 85, x बराबर 50 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो ऊपर लिखो रुपीस और नीचे लिखो क्वांटिटी, रुपीस अपॉन में क्वांटिटी। जब इंसान ने ऐसा बेचा, जब इंसान ने ऐसा किया, जब इंसान ने 2800 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची? 35 वस्तुएं बेची। 2800 रुपए में 35 वस्तुएं बेची तो एक वस्तु का सीपी कितना आएगा? एक वस्तु का सीपी आएगा 80 रुपए। एसपी कितना आएगा? 80 रुपए। अब इंसान 80 रुपए में कोई सामान बेचता है, तो इंसान, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, हम बिल्कुल बेसिक से बता रहा मैं, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है एक एक लाइन में करने का। अब जिसको ना समझ में आया हुआ मेथड बिल्कुल बेसिक से बताओ भाई। जब आप 2800 रुपए में आपने 35 वस्तुएं बेच दी तो हर एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा, जिस प्राइस में आपने वस्तु बेची होंगी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जैसे आपने 50 रुपए के 5 कुरकुरे बेचे, अगर मैं 50 में 5 का डिवाइड दे दूंगा तो आपने हर एक कुरकुरा जितने रुपए में बेचा है वो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हर एक वस्तु जितने रुपए में बिकी है वो आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? 35 से काटेंगे 8 बार में 80, यानी हर एक वस्तु कितने रुपए में बिकी है? 80 रुपए में बिकी है। जब वो 80 रुपए में बेचता है हर एक वस्तु को तो उसको 20% की हानि होती है, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना रहा हो? 20% की हानि, मतलब अगर आपने 100 रुपए का सामान है 20% की हानि हो गई, यानी 80, और 80 की वैल्यू 80 है, यानी ओरिजिनल सीपी कितना रहा होगा? 100 रुपए उसका ओरिजिनल सीपी रहा होगा। अब भाई साहब, अब वो कह रहा बहुत हो गया, अब बर्दाश्त की सीमा क्रॉस हो गई, अब हम करेंगे लाभ कमाएंगे। लाभ कितना कमाना है? अब उसको 17% लाभ कमाना है, यानी 117 रुपए। 17% अब उसको लाभ कमाना है, यानी 117 रुपए में बेचेगा हर एक वस्तु को। और कितने रुपए हैं उसके पास? 5850 रुपए हैं। बस गुणा 50 आंसर, यानी कितनी वस्तुएं बेच पाएगा वो? 50 वस्तुएं बेचेगा। ये बिल्कुल बेसिक था। न कहो कि सर आप ऐसे ऐसे ले जाते हो, कह रहा था एक तो, मैंने कहा नहीं भाई तुम्हारा भी ध्यान रखा जाएगा, आप ऐसे मत बोलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि ये जो मेथड है क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है नहीं होता है? इस मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है। देखना, तो ये क्या दिया हुआ है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये और ये दिया हुआ है ए बी। ये दिया हुआ है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे दिया हुआ है ए प्लस बी। तो इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे को खोलेंगे तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी से ए प्लस बी पूरा कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना बचेगा या नहीं बचेगा? कहोगे सर बिल्कुल इतना ही बचेगा। और यही वैल्यू हमको किसके बराबर दी हुई है? ये हमारा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई के बराबर हमको दिया हुआ है। और अगर हम देखें ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे √18 है और यहाँ पे कितने हैं? 12, यानी √18 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 18x स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 12y स्क्वायर माइनस √18 गुणा 12 कितने होंगे? √216xy।
ये किसके बराबर दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के सी एक्स वाई के बराबर दिया हुआ है। अब इन दोनों को कंपेयर करने, ए की वैल्यू 18 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के 216। बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमको रखना है, ए की वैल्यू 18 है तो 18 का होल स्क्वायर 324 माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 216। 144 और 216 कितने हो गए, 360। 360 किस में से घटाना है, 324 में से, बराबर आएगा हमारा माइनस के 36 आंसर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक तो बेसिक मेथड है कि आप 160 बटे में ए कर लो और 160 बटे में बी कर लो, इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है 8 है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ए अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है 2a और बी अपनी स्पीड को उतना ही रखता है, तब इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, दिया हुआ है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, अजम्पशन मेथड, जो हमेशा काम आता है एग्जाम में। नहीं, ये हमेशा काम आता है, अजम्पशन हमेशा काम नहीं आता है। अजम्पशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि आप क्या अजम कर पा रहे हो, क्या आप कैलकुलेशन लगा पा रहे हो। देखो कितनी स्पीड है, 160 किलोमीटर। कितनी स्पीड है, 160 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो 160 को काट पाएगा, ये 80। तो 90% के केसेस में हमारा यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा। फिर भी हम देखते हैं, अब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अगर 80 की स्पीड से ये चलेगा, बी 80 की स्पीड से चल रहा होगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेगा। लेकिन ऊपर क्या कह रहा, ए को बी से 8 घंटे अधिक लगते हैं, यानी ए को कितने टाइम लगेंगे, 10 घंटे लग रहे होंगे। ए 10 घंटे में 160 किलोमीटर की स्पीड तय करता है, यानी ए की स्पीड कितनी रही होगी, 16 किलोमीटर। अब दूसरी इक्वेशन अगर ये सेटिस्फाइड करा दे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए अपनी गति को दोगुनी करता है, यानी 16 से कितनी कर ली, ए ने गति अपनी 32 कर ली। तो अब बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं बस। तो अब 160 किलोमीटर की डिस्टेंस 32 की स्पीड से कवर करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे, यानी बी को लग रहे थे 2, इसको लग रहे हैं 5 और प्लस 3 घंटे ही अधिक लग रहे हैं, यानी ये इक्वेशन भी उसने सेटिस्फाइड करा ली। यानी हमारा आंसर कितना है, 80 ही हमारा आंसर है। साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाता है बस। कॉस ए माइनस बी, देखो कितने कॉस की वैल्यू होती है हमारी, 60 डिग्री, एक √3/2 डिग्री, यानी कॉस तुम्हारे 30 की डिग्री होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। और कॉट कितने की वैल्यू होती है, 1/√3। तो कहोगे कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से वैल्यू कर ली तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 45 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। 45 दूनी 90, 15 3 45, 90 में से 45 जाएंगे, हमारा कितना आंसर है, 45। क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल इजी टू सॉल्व। जैसे इस क्वेश्चन की मीडियन पूछा हुआ है, मीडियन कैसे निकालते हैं, सबको एक पहले कतार में खड़ा कर लो, लाइन से कतार में खड़ा करेंगे, 25, फिर आएगा हमारा 27, फिर आएगा 29, फिर आएगा 30, फिर कितना आएगा 32, फिर आएगा हमारा 33, फिर आएगा 35, और जो बिल्कुल बीच में आ रहा हो वही हमारे मीडियन है। बीच में आ रहा है 30 हमारा आंसर, ये हमारा मीडियन होता है। बहुभुज में कितने विकर्णों की संख्या हमसे पूछा हुआ है, विकर्ण कितने हैं बहुभुज में, देखना। अब पहले हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, डायगोनल बाद में निकलेंगे, पहले नंबर ऑफ साइड निकालते हैं। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन में एक्सटर्नल एंगल, एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो 360 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल कितना है 18, 360/18 बराबर नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई। अब नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइड बाय 2, n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है, यानी 20, 20 - 3 17 गुणा 2, 17 से काटेंगे 10 बार में, यानी हमारा आंसर कितना है, 170 डायगोनल इसमें है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों का क्या दिया हुआ है, हमको समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समरूप त्रिभुजों का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये है तो इनकी भुजाएं क्या होगी, अंडर रूट में, इनका अंडर रूट लगा देंगे तो इनकी भुजाएं आ जाएंगी। भुजाओं का अनुपात कितना है, 14:25। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह तथ्य को कहने में एक दूसरों का खंडन करते हैं।
मतलब ये है कि या तो ये सही बोलता है या बी सही बोलता है। आप देखना कि 7 में से 5 बार ए सही बोलेगा, 7 में से 5 बार ए सही बोलेगा। अगर 7 में से 5 बार ए सही बोलेगा तो इसका मतलब ये भी है कि बी झूठ बोलेगा। बी की झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, बी की झूठ बोलने की क्या है प्रायिकता क्या है, बी क्या है 8 में से 9 बार सही बोलता है, तो बी 1/9 बार तो झूठ बोलता होगा या नहीं बोलता होगा। इसमें कर दो बी की झूठ बोलने वाली प्रायिकता का गुणा प्लस, देखो या लगा हुआ है, या मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब हमने मान लिया ये तो ए के सच बोलने की प्रायिकता है। अब हमने मान लिया कि बी सच बोल रहा हो। बी सच कैसे बोलेगा, बी सच बोलेगा 8/9 के हिसाब से। जब बी सच बोलेगा तो इसका मतलब है ए झूठ बोलेगा। ए की सच बोलने की इतनी है तो ए के झूठ बोलने की कितनी है, 2/7। कुछ नहीं, अब इनका निकाल लो। 8 दूनी 16 और 5 21/63 बराबर 1/3 हमारा आंसर। खंडन करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कोई हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो कितनी प्रतिशत कारें हैं जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति से चल रही हैं। ये हम निकाल सकते हैं कितनी कारें हैं, 60 से 70 और 50 120 कारें हैं जो 60 से कम गति में चल रही हैं। टोटल कारें कितनी है, टोटल कारें कितनी है, 85 और 45 हो गए तुम्हारे 130 और 90 220 60 280 और 120 400 कारें, 4 तिया 12 30%। डी कर्मचारियों की संख्या निकाल सकते हो आप, 8 गुणा 3.6, 8 6 48, 28.8 क्या है। दिए गए पाई चार्ट में विभाग ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ए में काम करने वाले टोटल एम्प्लॉयज कितने दिए हुए हैं, 450। 450 में ए में कितने हैं, ए में है 20%, 450 20% बराबर 1/5, 450/5 बराबर 90। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ ईच पेयर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ ईच पेयर कितना है 2160, ठीक है पहला। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इन ईच पेयर इस कितना है, एचसीएफ 2 नंबर का ईच पेयर का एचसीएफ कितना है, आप कहोगे सर कितना आ रहा है यहाँ पे 12। तो पहली जोड़ी में माध्य कितना है x है और दूसरे जोड़ी का मीन कितना है वो है हमारा y है। तो हमसे x और y का मीन हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, बस कितना आसान है, बस केवल और केवल इसकी लैंग्वेज ने इसको क्वेश्चन को घुमा के रख दिया है। वैसे इस क्वेश्चन काफ़ी आसान है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो जगह भी नहीं है यहाँ, तो चलो इसको स्मॉल करें पहले। विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट क्या होता है, पहले नंबर कैसे बनता है, एचसीएफ इंटू एक्स या बाय करेंगे तो हमारा नंबर बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारे 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 12x और 12y हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है हमारा इन दोनों का 2160, हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा दिया हुआ है 2160। 12 से काटेंगे 180, 12 से काटेंगे कितने बार में 15, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 15। एक्स वाई की वैल्यू 15 आ गए तो इनको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जो को प्राइम हो। को प्राइम फैक्टर मतलब जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, कौन कौन से, 1 और 15, 3 और 5, जिनका एचसीएफ 1 हो वो होते को प्राइम। 1 और 15, 3 और 5, क्या और कोई फैक्टर बन सकता है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं बन सकता, और कोई फैक्टर हमारा बिल्कुल नहीं बन सकता है। चलो दोस्तों ठीक है, और कोई फैक्टर हमारा बिल्कुल नहीं बन सकता है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहली बार में x, अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में ये लेता हूँ, दूसरा वाला ये बनता है, तो पहले वाले में क्या है, पहले वाला है 1 और 15,
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 15 है, तो टोटल ये नंबर्स क्या क्या रहे होंगे, ये नंबर्स रहा होगा 12 और ये 15 गुणा 12 180 रहा होगा या नहीं रहा होगा, कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा। तो ये इसका माध्य कितना है, इसका माध्य है x, इसका माध्य मतलब मीन बराबर होता है दोनों संख्याओं को जोड़ दो बटे में 2 लगा दो, ये किसके बराबर में है, x के बराबर है। x का मान कितना आ रहा है 192 बटे 2, 192 बटे 2 कितना है हमारा 96 है ना। ठीक है भाई साहब, यहाँ से x का मान कितना आ रहा है दूसरे वाले से, दूसरे वाले में जोड़ो 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 36 और 196 बटे 2 बराबर 48, यहाँ से कितना आ रहा है 48, 96 और 48 का माध्य हमसे पूछा हुआ है, कितना आएगा 72, 96 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 बराबर कितना आएगा 72। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने क्या किया 12 x और 12 y बराबर कितना दिया हुआ है 2160, x और y की मैंने क्या निकाल ली यहाँ पे, x और y का एक मान निकाल लिया, ये है हमारा 15। अब इनको दो ऐसे कोफिशिएंट में तोड़ा, इनको दो ऐसे मानों में तोड़ा जिनके दो ऐसी वैल्यू ही पॉसिबल थी जिनका एचसीएफ 1 हो, तो ही को प्राइम नंबर पॉसिबल थे, 1 और 15, 3 और 5, और को प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब x बराबर पहली इक्वेशन में मान लिया मैंने x बराबर a है और y बराबर ये आ रहा है, तो यहाँ से हमको एक ये x और ये x बहुत डिफरेंट है, ये चलो ये नंबर x y भी मैंने ले लिए, छोड़ो कन्फ्यूजन कर रहे होंगे ये x y, मैं समझ रहा क्या कंफ्यूजन कर रहे होंगे। मैंने नंबर मान लिए, मैंने नंबर a और b थे, नंबर a और b थे, तो क्या है 12a गुणा 12b बराबर किसके होगा 2160 के बराबर होगा, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई 15। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर 15 है, तो अब इनको दो ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ो, दो ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ना है। कैसे है, एक तो 1 और 15 है को प्राइम नंबर, एक 3 और 5 है। ठीक है, तो पहली वाली अगर इक्वेशन में मैं मान रखता हूँ पहली जगह, तो 12 और 12 गुणा 15 कितने नंबर के, 12 गुणा 15 होगा 180, तो पहले वाले इक्वेशन से हमारे ये मान निकले संख्याओं के। दूसरी वाले इक्वेशन से हमारी संख्याओं के क्या मान निकलेंगे, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, ये दो मान हमारे दूसरी वाले इक्वेशन से निकलेंगे। कहोगे सर बिल्कुल निकलेंगे। अब इसका मीन कितना है, इसका मीन होगा हमारा 96, 180 प्लस 12 बटे 2 कितना है 96, ये हमारे x के बराबर है। और इसका मीन कितना आएगा, इसका मीन आएगा हमारा 48, 60 प्लस 36 डिवाइड बाय 2 48, ये हमारे y के बराबर है। और x और y का हमसे मीन पूछा हुआ है 96 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 हमसे पूछा हुआ है 96 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 बराबर 72। क्वेश्चन ये कह रहा था, आप लोग ये कंफ्यूजन हो गया, मैंने नंबर भी x और y लिख लिए थे उसके साथ में, तो ये गलती थी, कोई बात नहीं। कह रहे सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे नहीं होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है हम लोग कोफिशिएंट में हर बार क्या लिखते हैं x y ऐसे करके चलते हैं, तो इस चक्कर में मैंने लिख लिए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन में जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे बनते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इनको पूरा खोल दो बस, और कुछ नहीं करो। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर क्या दिया हुआ है पी क्यू। साइन इधर जाएंगे 1 अपॉन साइन क्यू, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, तो कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, बराबर में क्या है पी क्यू। ऐसे यहां से निकालो, यहां से निकलेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, बराबर में यहां से हमारा क्या निकलेगा, हमारा यहां से निकलेगा क्यू क्यूब, क्यू क्यूब क्या निकलेगा हमारा क्यू क्यूब निकलेगा। अब मैं इस वाले इक्वेशन में से इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड देता हूं, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बटे में किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके बराबर होगा। और ये ओवरऑल किसके बराबर है क्यू क्यूब अपॉन में पी क्यूब, इसके बराबर है या नहीं है, कहोगे सर बिल्कुल है। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा साइन क्यूब थीटा, और बटे में कितना बचेगा कॉस क्यूब थीटा, बराबर में क्या है क्यू क्यूब अपॉन में पी क्यूब। क्यूब से क्यूब के रूट क्यूब का मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर में क्यू अपॉन में
P और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है Q अपॉन में P। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये एक फ्रस्टम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? फ्रस्टम का क्वेश्चन है। अब फ्रस्टम का आपको कट सरफेस एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है फ्रस्टम का कट सरफेस एरिया? क्या होता है? पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये हमारा होता है फ्रस्टम का कट सरफेस एरिया। ये आपको पता होना चाहिए था, वरना इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, क्या होता है फ्रस्टम का कट सरफेस एरिया? पाई आर प्लस आर इंटू एल। ये आर और आर दो कैसे हो गए? देखो फ्रस्टम कैसे बनता है, एक तो ऊपर सर्कल होता है फ्रस्टम के, एक नीचे सर्कल होता है नहीं होता है? तो एक कैपिटल आर बड़े वाले सर्कल का है, स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल का है, और एल ये स्लैंट हाइट दी हुई है, ये एल है। तो ये यही होता है फ्रस्टम का कट सरफेस एरिया। और हाँ, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये तो कट सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी नीचे वाले का भी बेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का बेस एरिया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है फ्रस्टम का। लेकिन क्या पूछा हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी हमारा उतना ही उतना पूछा हुआ है। ठीक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम आप क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर एच और ओवरऑल में एच। पाई देखो क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम भी बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर आर इंटू एच, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है। फ्रस्टम के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। अब नीचे वाले का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? नीचे वाले का पेरीमीटर दिया हुआ है पाई। देखो पेरीमीटर किसी भी, नीचे भी एक सर्कल बना होता है, पेरीमीटर किसी भी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ नीचे वाले में पाई आर की वैल्यू, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। अगर मुझे आर की वैल्यू निकालना हो, 2 से कट जाएंगे 10 बार में, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बटे पाई। आएगी या नहीं आएगी? ठीक इसी तरीके से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 6 बटे पाई, 6 बटे पाई। कुछ नहीं, बस इसमें फॉर्मूला लग दो, 10 बटे पाई प्लस 6 बटे पाई इंटू स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है? 8, 8 का हमने गुणा कर दिया, पाई से पाई कट गए, 16 8 है 16 गुणा 8 बराबर 128, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आज का ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।